हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी अड्डा लीगल। आज हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 6 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले 5 तक मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और प्रीवियस वीडियो को भी जरूर देखें। सेक्शन 6 देखो अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके इलस्ट्रेशन से प्री में तो भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये अपने में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो अच्छे से इसको कवर करते हैं विथ रेलिवेंट केस लॉज। भर भर के केस लॉज मैंने इस नोट्स में डाले हैं जो आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो सेक्शन 6 बात करता है। सेक्शन 6 पहले ये इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 8 में था और सेक्शन 6 में क्या था, रेस चेस्ट था, लेकिन अभी प्रेजेंट में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये सेक्शन 6 में है। ये बात करता है मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट। ठीक है, सेक्शन 6 किसके बारे में बात करता है? मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट। और कंडक्ट कैसा? प्रीवियस कंडक्ट और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, दोनों के बारे में बात करता है। ठीक है, सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले अगर हम लोग बात करें तो भारतीय न्याय संहिता यानी ओल्ड आईपीसी में स्टेजेस ऑफ क्राइम बताए गए थे कि क्राइम किस प्रकार होता है। फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति को हमको गोली मारना था, तो गोली मारने का मेरा उसके प्रति क्या था? इंटेंशन था, और इंटेंशन के एवज में हम लोग प्रिपरेशन करते थे। फॉर एग्जांपल पिस्टल खरीदना, ठीक है, बंदूक खरीदना, गोली खरीदना, ये उसका प्रिपरेशन था टुवर्ड्स अ कमीशन ऑफ अ रॉन्ग। ठीक है, और प्रिपरेशन के बाद अटेम्प्ट आता है और अटेम्प्ट के बाद वो एकम्प्लिश हो जाता है, यानी क्राइम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये स्टेजेस ऑफ क्राइम है। ठीक उसी प्रकार हम लोग आज प्रिपरेशन को देखेंगे कि इस सेक्शन में प्रिपरेशन का मतलब क्या है। ठीक है, और इंटेंशन और मोटिव में बहुत डिफरेंट होता है, इसको भी हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो इस सेक्शन में पहला जो क्लॉज है वो क्या कहा कि कोई भी फैक्ट, एनी फैक्ट इज रेलिवेंट विच शोज एंड कॉन्स्टिट्यूट, जो शोज कर रहा है या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है क्या? मोटिव एंड प्रिपरेशन रिलेटेड विथ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। क्या है? एनी फैक्ट इज रेलिवेंट विच शोज एंड कॉन्स्टिट्यूट मोटिव एंड प्रिपरेशन विच इज रिलेटेड विथ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। वो क्या है? रेलिवेंट है। ठीक है, कोई भी फैक्ट जो कि सोज एंड कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है मोटिव एंड प्रिपरेशन को, ठीक है, जो कि रिलेटेड है फैक्ट इन इशू से और रेलिवेंट फैक्ट से, वो क्या है? रेलिवेंट है। सेक्शन 8 जो है, सॉरी सेक्शन 6 यहां पे होगा। सेक्शन 6 जो है ना वो क्या बता रहा है कि मोटिव का इंपॉर्टेंस बता रहा है, प्रिपरेशन का इंपॉर्टेंस बता रहा है, कंडक्ट का इंपॉर्टेंस बता रहा है। कब? जब कोई डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई क्राइम कमिट हुआ है, उसमें कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है और पूरा का पूरा केस जो है सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे बेस्ड है, तो उस जगह पे किसी का मोटिव, किसी का प्रिपरेशन, किसी का कंडक्ट, ये क्या होता है? बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है एविडेंस के रूप में। ठीक है, कोई भी डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं है भाई, कहीं कोई डायरेक्ट, तो हम क्या चीज पे रिलाई करेंगे? हम मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट पे उसका रिलाई करेंगे। इसीलिए सेक्शन 6 जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑन द बेसिस, जब हम लोग क्राइम को डिस्क्राइब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एंड वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट एविडेंस। तो चलिए हम लोग मोटिव को समझते हैं कि मोटिव क्या है और इंटेंशन से ये कैसे अलग है। ठीक है, द जनरल मीनिंग ऑफ मोटिव, अ पर्पस और अ ऑब्जेक्ट टू ऑब्टेनिंग समथिंग। अगर हम लोग जनरल बोले, लेमन लैंग्वेज में बोले, ठीक है, जनरल मीनिंग निकाले कि मोटिव का मतलब क्या है, तो मोटिव का मतलब है कोई पर्पस, यानी कोई काम करने के उसके पीछे का आशय, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव, ठीक है, टू ऑब्टेन समथिंग। सैलमन डिस्क्राइब द मोटिव एज द अल्टेरियर इंटेंट। सैलमन क्या कहते हैं? डिस्क्राइब की है मोटिव को अल्टेरियर इंटेंट, यानी कोई गुप्त इच्छा उसका। ठीक है, इट मे बी गुड और बैड। क्या कह रहे हैं? मोटिव जो है वो अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं ना है कि मोटिव हमेशा खराब ही मोटिव होगा। ठीक है, अच्छा मोटिव भी हो सकता है, गुड मोटिव होगा, बैड मोटिव होगा, गुड इंटेंशन, बैड इंटेंशन। ठीक है, अल्टेरियर इंटेंट का मतलब क्या है? ठीक है, अल्टेरियर इंटेंट रेफर्स टू द इंटेंशन
that goes beyond a wrongful act and relates to object for which the act is done। ठीक है, अल्टेरियर इंटेंट क्या है कि कोई ऐसा कार्य, ठीक है, जिसके बेसिस पे वो कार्य किया गया है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर इसको समझना है, फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति को भूख लगा है, ठीक है, किसी बच्चे को भूख लगा है, ठीक है, और भूख लगने के कारण वो क्या कहता है, वो जाके दुकान से ब्रेड चोरी कर लेता है या फिर खाना चोरी कर लेता है, लेज वेज चोरी करके भाग जाता है। ठीक है, तो जो भूख लगना था वो उसका, और चुराना ये मोटिव है, और जो जब चुरा लेता है वो इंटेंशन है उसका, चुराना उसका इंटेंशन है, लेकिन चुराने के पहले का जो उसका कार्य है वो मोटिव उसका क्या है, भूख लगना। ठीक है, चुरा लिया, जो चुराने वाला कार्य है वो उसका इंटेंशन था, लेकिन चुराना उसका इंटेंशन था, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या था, उसका भूख लगना। ठीक है, उसका भूख लगना। ठीक है, एग्जाम्पल, अ थीव्स इमीडिएट इंटेंट में बी स्टील समवंस मनी बट द अल्टेरियर इंटेंट टू बाय फूड विथ अ मनी। कि एक चोर का इमीडिएट इंटेंशन ये था कि किसी का पैसा हम चुरा ले। ठीक है, इमीडिएट इंटेंशन क्या था, किसी का पैसा चुरा ले, लेकिन उसका अल्टेरियर इंटेंट क्या था, गुप्त इच्छा ये था कि उस चुराए हुए पैसे से हम क्या करें, कुछ फूड खरीदे, कुछ सामान खरीदे। ये उसका अल्टेरियर इंटेंट था, वो उसका मोटिव था। ठीक है, समझ में आया? यानी इंटेंशन से पहले क्या होता है, मोटिव होता है। यानी अगर हम लोग कहें कि मोटिव पहला है, उसके बाद इंटेंशन है, और उसके बाद कोई क्राइम होता है। ठीक है, यानी मोटिव इज द फर्स्ट सब्सटेंस विच कम्स इनटू द माइंड ऑफ द पर्सन, जो भी कोई रॉन्ग कमिट कर रहे हैं। मोटिव इज अ मूविंग पावर विच इंप्लाइज वन टू डू एन एक्ट। मोटिव क्या है, एक मूविंग पावर है। ठीक है, मूविंग पावर है जो किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए उत्साहित करता है या पुल करता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को पुल करता है, किसी पर्सन को पुल करता है कोई पर्टिकुलर एक्ट कमिट करने के लिए। ठीक है, क्या कह रहा है, मोटिव बाय इटसेल्फ नॉट अ क्राइम या नो क्राइम। मोटिव जो है अपने में कोई क्राइम नहीं है। मेरा मोटिव है कि हम क्या बोलते हैं, अंबानी बन जाए, तो ये भाई कोई क्राइम है क्या? हाँ, अंबानी बनने के लिए हम उसके घर पे डाका डाल दिए, चोरी कर दिए, तो ये मेरा इंटेंशन, तब वो क्राइम आएगा। ठीक है, मोटिव बाय इटसेल्फ इज नो क्राइम, हाउएवर हीनियस इट मे बी। हाउएवर मेरा भी मोटिव है, अगर फॉर एग्जांपल मेरा हीनियस क्राइम करने का मोटिव है, ठीक है, ऐसा वैसा कुछ करने का मोटिव है, तो फिर भी वो क्राइम नहीं है भाई, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता या कमिट नहीं हो जाता। द एविडेंस ऑफ मोटिव बिकम्स इंपॉर्टेंट। अगर जब वो क्राइम कमिट हो जाता है, तब जो मोटिव का एविडेंस है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देयरफॉर एविडेंस ऑफ अ एग्जिस्टेंस ऑफ अ मोटिव फॉर अ चार्ज इज एडमिसेबल। वो एडमिसेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम्हारा, मोटिव एंड इंटेंशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बहुत लोग को तो यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है। देखो, मोटिव जो है वो इंटेंशन से डिफरेंट है। ठीक है, ये तो क्लियर है। इंटेंशन क्या है, इंटेंशन रेफर्स टू इमीडिएट कंसिक्वेंसेस। ठीक है, वेयर एज मोटिव रेफर्स टू अल्टीमेट पर्पस विथ विच एन एक्ट इज डन। ठीक है, और इंटेंशन क्या है, वो गुड भी हो सकता है। एन एक्ट में बी डन विथ बैड इंटेंशन बट गुड मोटिव। कोई एक्ट जो है कोई बैड इंटेंशन के साथ हो सकता है, लेकिन गुड मोटिव का हो सकता है। ठीक है, अब क्या है, अब इसका एग्जाम्पल अगर हम दें तो मेरा मोटिव है ना कि भाई गरीब लोग को खाना खिलाने का। ठीक है, लेकिन खाना खिलाने के लिए हम क्या करते हैं कि लोगों का पैसा चुरा लेते हैं, तो ये मेरा बैड इंटेंशन है, बट मोटिव जो है वो गुड है। मेरा मतलब कि गरीब लोग को खाना खिलाना मोटिव मेरा गुड है। इससे हम लोग क्या समझे कि इंटेंशन जो है वो इमीडिएट इफेक्ट ऑफ ए पर्सन है, इमीडिएट इफेक्ट ऑफ ए पर्सन है। ठीक है, और जो मोटिव है उस अल्टीमेट पर्पस के बारे में बात करता है। जो हम एग्जांपल दिए थे कि
जो मेरा मोटिव क्या है कि भाई हमको भूख लगा हुआ है, ठीक है, मेरा मोटिव क्या है कि पैसा चुरा के हमको खाना खरीद के खाना है, ठीक है, लेकिन जो हम पैसा चुराएं वो मेरा इमीडिएट इफेक्ट था, वो मेरा इंटेंशन है। समझ में आ गया? अगर नहीं आया फिर भी कमेंट कर देना भाई, मैं और अच्छे से क्लियर करूंगा इसको। अब देखो, मोटिव कैन नॉट ऑलवेज शोज डायरेक्टली। मोटिव क्या है, कभी भी डायरेक्टली शो नहीं होता है। इट हैज टू बी इन्फर्ड फ्रॉम द फैक्ट एंड सर्कमस्टांस इन एविडेंस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मोटिव किसी का अंदर में मन का बात आपको पता चल जाएगा। बागेश्वर बाबा आप तो है नहीं कि एकदम दिल का बात आपको पता चल जाएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। मोटिव कभी डायरेक्टली किसी का शो करता है क्या? नहीं करता है। ये हम लोग कहाँ से निकालेंगे? फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, ठीक है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस से पता चलेगा कि उसका मोटिव क्या था इस कार्य को करने का, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल से समझो, इलस्ट्रेशन है। ए इज ट्राइड ऑफ मर्डर बी। ए पे क्या चीज चल रहा है? ट्रायल चल रहा है किसके मर्डर का? बी के मर्डर का। द फैक्ट दैट बी वॉज प्रेजेंट एट द सीन ऑफ द ऑफेंस while A murdering C. B tried to extort money from A by threatening him to reveal in the public that A murder are relevant. क्या है इसको समझो। क्या हुआ कि A के ऊपर B का मर्डर का केस चल रहा है। फैक्ट क्या है कि जो है A जो है जब C को मार रहा था यानी मर्डर कर रहा था, ठीक है। C का देखो क्या है ना कि A पे चल रहा है कि वो क्या B का मर्डर किया है, ठीक है। फैक्ट ये है कि जब B का मर्डर हो रहा था, B के मर्डर के टाइम पे सॉरी C नाम का व्यक्ति था। C नाम के मर्डर के टाइम पे B जो है वो देख लिया था कि A जो है मर्डर कर रहा है C का, ठीक है। तो बी क्या चाहा? इस बात को छुपाने के लिए उससे पैसा मांगता था कि भाई अगर हमको नहीं बताए तो हमको तुमको पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो हम पब्लिक में रिवेल कर देंगे कि तुम भैया मर्डर कर रहे थे, ठीक है। तो ये क्या है? ये रेलिवेंट हो जाएगा। ये उसका मोटिव बता रहा है कि उसको मारने के पीछे का उसका कारण क्या था, ठीक है। यही है इलस्ट्रेशन। तो मोटिव में हम लोग क्या समझे? मोटिव में समझे ये क्लू टू द इंटेंशन है, यानी इंटेंशन से पहले का ये स्टेज है। अगर हम लोग स्टेज में डिफाइन करें तो मोटिव जो है वो फर्स्ट स्टेज है, उसके बाद इंटेंशन है, ठीक है। क्लू टू द इंटेंशन, ये क्या है? इमोशन है, स्टेट ऑफ द माइंड है, किसी का स्टेट ऑफ द माइंड हो सकता है। और मोटिव कहाँ होता है? इनसाइड द ह्यूमन माइंड, मतलब किसी के मस्तिष्क के अंदर, यानी किसी के दिमाग के अंदर वो कार्य चल रहा है। लेकिन ये क्या है? मोटिव वीक एविडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन। मोटिव के शो करना, मोटिव ये करना, ठीक है, साबित करना, ये वीक एविडेंस है। कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है कि भाई मोटिव साबित करो और खत्म कहानी हो उसका। अब देखो इंपॉर्टेंट केस लॉ, इसके बारे में बात करते हैं। नहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें यह कहा गया कि भैया जब डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल ही है, व्हेन देयर इज अ डायरेक्ट ऑफेंस, प्रूफ हो जाएगा डायरेक्ट एविडेंस से, तो कोई जरूरत नहीं है किसी का मोटिव साबित करने का कि भाई इसका मोटिव खराब था। अब इसको एग्जाम्पल से अगर समझें कि फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि कोई क्राइम कमिट हो रहा है पर्टिकुलर जगह पे, और उस जगह पे 4 व्यक्ति है, चाकू मार रहे हैं एक व्यक्ति को, ठीक है, और उसका जो लाइव वीडियो है सीसीटीवी कैमरा पे रिकॉर्ड हो जा रहा है, ठीक है, सीसीटीवी कैमरा पे। तो अब यहाँ पे मोटिव साबित करने का क्या जरूरत है? जब डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल है, सीसीटीवी कैमरा में दिख ही रहा है कि चारों व्यक्ति उसको चाकू मार के भोंक रहे हैं, तो यहाँ मोटिव साबित करने का कोई जरूरत है कि नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो व्हेन देयर इज अ डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल फॉर अ प्रूफ ऑफ अ क्राइम, देन देयर इज नो नीड ऑफ मोटिव, ठीक है। यही कहा गया नहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस शेर सिंह, AIR 1981, इसमें क्या कहा गया? हेल्ड दैट इफ द प्रोसिक्यूशन प्रूव्स मोटिव, अगर प्रोसिक्यूशन मोटिव प्रूव कर देता है कि फॉर एग्जांपल कि सर्टेन क्राइम जो हुआ है इसके पीछे इसका मोटिव ये था, कोर्ट हैज टू कंसिडर इट, तो उसके बाद कोर्ट कंसिडर करेगी एंड सी वेदर इज एडिक्वेट और नॉट। तो कोर्ट क्या कंसिडर करेगी? जो मोटिव प्रूव किया गया है प्रोसिक्यूशन के द्वारा वो एडिक्वेट है कि नहीं है, वो सही है कि नहीं है, ठीक है। व्हेन देयर इज अ डायरेक्ट एविडेंस, और वहां पे भी यही बात कहा गया कि अगर डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल है
तो एविडेंस ऑफ अ मोटिव इज नॉट सिग्निफिकेंस, तब मोटिव का जो एविडेंस है वो सिग्निफिकेंस ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। द एविडेंस ऑफ मोटिव बिकम्स इंपॉर्टेंट टू कोरबरेट द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिव कब आएगा? जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या कोरबोरेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल है, डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल है, सीसीटीवी कैमरा वीडियोस के अवेलेबल है, तब तुम्हारा मोटिव का क्या जरूरत है भाई साबित करने का। ठीक है, अब आते हैं राजेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1966। इस केस में कहा गया क्या? इफ द केस the court held in this case the court held that where the prosecution fails completely to prove motive and evidence regarding commission of an offense is not definite, then the accused cannot be convicted। देखो कि इसमें क्या कहा गया कि भाई डायरेक्ट एविडेंस भी नहीं है, ठीक है, और आप कोई भी प्रूव मोटिव या एविडेंस आप नहीं दिला पा रहे हैं कि भाई जो पर्टिकुलर क्राइम हुआ है, पर्टिकुलर ऑफेंस हुआ है एक्यूज्ड के द्वारा, ये इस मोटिव के वजह से हुआ या फिर कोई एविडेंस है इस प्रकार का, अगर आप नहीं दे पाते हैं तो भाई वो व्यक्ति को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है। सिंपल सा बात है भाई, सबूत ही नहीं है तो कहां से होगा। चल क्या है नेक्स्ट? कुंडलाबाला वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 एंड ऋषिपाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इसमें क्या होगा? कोर्ट हेल्ड दैट इन द केस बेस्ड ऑन अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मोटिव अज्यूम्स अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। तो कुंडलाबाला केस में क्या कहा गया कि भाई अगर ऐसा केस है, कैसा केस है जो कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे बेस्ड है, ठीक है, उस केस में मोटिव का ग्रेट सिग्निफिकेंस हो जाता है। यानी जब कोई डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल ना हो, ठीक है, और पूरा का पूरा केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे बेस्ड हो, उस जगह पे जो मोटिव है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोटिव इज अ नॉट सब्सटेंटिव एविडेंस। क्या है मोटिव? क्या है? सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है भाई कि ओनली द बेसिस कि आप मोटिव शो कर दिए ऑफ अ पर्सन देन उसी के बेसिस पे किसी को हम कन्विक्ट कर दिए, ऐसा नहीं है, सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। क्या कहा गया? स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बिट्टू में कहा गया द प्रूफ ऑफ मोटिव अलोन कैन नॉट बी सफिशिएंट टू कन्विक्ट द एक्यूज। यानी कोई किसी के खिलाफ में मोटिव आप साबित कर दिए तो ऑन द बेसिस ऑफ मोटिव, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मोटिव किसी को कन्विक्ट हम लोग नहीं कर सकते किसी एक्यूज को। इट इज नॉट अ सब्सटेंटिव एविडेंस बट ओनली अ कोरबोरेटिव इन नेचर। ये कोई सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है, ये बस कोरबोरेटिव इन नेचर है, कोरबोरेट करने के लिए यूज करेंगे। तो चलिए, आपको आई होप मोटिव बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, केस लॉ भी समझ में आ गया हो। अब हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन के बारे में। देखो, प्रिपरेशन अपने में कोई क्राइम नहीं है, ठीक है, याद रखना, प्रिपरेशन इज अ नॉट अ क्राइम इटसेल्फ, ठीक है। लेकिन क्या कहता है कि अच्छा, आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता में प्रिपरेशन भी क्राइम है। कहां कहां? दो जगह पे। अगर आप डकैती का प्रिपरेशन कर रहे हैं और वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर आप ये दोनों चीज का प्रिपरेशन करते हुए पकड़े जाते हैं देन इटसेल्फ ये क्राइम है, प्रिपरेशन भी क्राइम है। लेकिन और अदर जगह पे प्रिपरेशन इज नॉट अ क्राइम इटसेल्फ, अदरवाइज जब तक क्राइम जो है कंप्लीट नहीं हो जाता। क्या कहता है? सेक्शन 6 प्रोवाइड्स दैट द एक्ट ऑफ अ प्रिपरेशन आर रेलिवेंट। इट सेज दैट एनी फैक्ट इज रेलिवेंट which shows and constitute a motive of preparation for any fact in issue and relevant fact। देखो, वही बात कहा कि कोई भी फैक्ट रेलिवेंट है जो कि सोज एंड कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है क्या? मोटिव एंड प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। विवाद का कारण क्या है और सुसंगत तथ्य क्या है उसके बारे में ये कर रहा। चल ठीक है, प्रिपरेशन बाय इटसेल्फ इज नो क्राइम। प्रिपरेशन क्या है? इटसेल्फ कोई क्राइम नहीं है। द एक्ट ऑफ परचेजिंग अ पिस्टल फॉर अ पर्पस ऑफ शूटिंग डाउन अ मैन, ठीक है, आप कोई पिस्टल खरीद रहे हैं किसी व्यक्ति को मारने के लिए, या माचिस खरीद रहे हैं किसी घर को जलाने के लिए, ये कोई तरह का ऑफेंस नहीं है तब तक जब तक या तो आप अटेम्प्ट ना कर दिए हो या फिर कमिट ना कर दिए हो, ठीक है। एक बार जब क्राइम कमिट हो जाता है, एक बार जब ऑफेंस कमिट हो जाता है, देन जो है प्रिपरेशन का सिग्निफिकेंट रोल हो जाता है, ठीक है। अगर क्राइम कमिट हो जाता है, ठीक है, अगर
क्राइम कमिट हो जाता है, कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है, ठीक है, घटना घटित हो जाती है, तब फिर प्रीवियस एविडेंस भी रेलिवेंट हो जाता है, उसका प्रिपरेशन भी रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है। प्रिपरेशन इंक्लूड्स अरेंजिंग द एसेंशियल ऑब्जेक्ट्स फॉर द कमीशन ऑफ अ क्राइम और ऑफेंस। प्रिपरेशन क्या है? कोई क्राइम और ऑफेंस कमिट करने के पहले का जो अरेंज करते हैं हम सामान, उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का किडनैप करना चाहते थे हम, क्या किए कि रस्सी खरीदे, बच्चे के लिए खिलौना उलौना खरीदे कि भाई उसको रखेंगे तो ऐसा है कि वो रोते रहेगा, उसको ये करेंगे। उसके बाद फिर वो और भी बच्चे को किडनैप करने के लिए जो वो कौन सा गाड़ी उसको कहते हैं, ओमनी कार जो रहता है ना, वो डोर वाला, वो खरीदे, ठीक है। तो ये क्या है? प्रिपरेशन है। एक बार जब क्राइम कमिट हो जाएगा तो आपका प्रिपरेशन भी क्या होगा? रेलिवेंट हो जाएगा। देखो इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं। इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है भाई, पूछता है इलस्ट्रेशन तो हमेशा पूछता है यार, प्री में तो पूछ देता है यार, ठीक है। इलस्ट्रेशन क्या कहता है? ए इज ट्राइड ऑफ मर्डर बी। ए पे क्या चीज ट्राई चल रहा है कि भाई तूने बी को मारा है क्या, ठीक है, बाय पॉइजन, ठीक है। द फैक्ट दैट बिफोर द डेथ ऑफ बी ए प्रोड्यूस्ड अ पॉइजन सिमिलर टू व्हाट विच वाज एडमिनिस्टर्ड टू बी इज रेलिवेंट, ठीक है। और बी को जिस जहर से मारा गया है वो ऐसा मिला कि ए के द्वारा ही लिया गया था या परचेज किया गया था या प्रोड्यूस्ड किया गया था, तो ये फैक्ट रेलिवेंट हो जाएगा, ये उसका प्रिपरेशन शो कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी को जहर दे के मार दिए, ठीक है, और कुछ दिन बाद मालूम चलता है कि सेम व्यक्ति हम ही जो है एक दुकान से जहर खरीदे थे, ठीक है। तो क्या है? ये मेरा प्रिपरेशन को शो कर रहा है कि भाई हम खरीदे थे तभी उसको खिलाएं तो मारे। तो ये पूरा का पूरा एक केस जो है प्रिपरेटरी स्टेज हमको बता रहा है। द क्वेश्चन इज वेदर अ सर्टेन डॉक्यूमेंट इज अ विल ऑफ अ ए। भाई ये सिंपल सा इसमें ये था कि भाई अगर हमको कोई विल का दिक्कत था, ठीक है, हम अपने एडवोकेट से कंसल्ट कर रहे थे विल के रिगार्डिंग, ठीक है, तो और उसके बाद फिर विल को प्रिपेयर कराने, तो ये सब क्या है? रेलिवेंट है। कोई कार्य को कंप्लीट हो जाने के बाद, कोई कार्य कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो उसका प्रीवियस कंडक्ट है, प्रीवियस एविडेंस है, लाइक प्रिपरेटरी स्टेज का जो भी एविडेंस है वो सब रेलिवेंट हो जाता है, ठीक है। इसमें एक केस लॉ है अप्पू वर्सेस स्टेट AIR 1971। तो देखो बेसिकली क्या है ना कि प्रिपरेशन इज नॉट इटसेल्फ अ क्राइम अनटिल एंड अनलेस द क्राइम इज कमिटेड, ठीक है। अप्पू सिंह वर्सेस स्टेट में क्या था कि भाई देखो, एन इनकीपर एंड हिज वाइफ वाज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ ए गेस्ट, ठीक है। होटल के ओनर और उसकी वाइफ क्या था? एक्यूज था एक गेस्ट के मर्डर के लिए। इट शोज दैट कि मर्डर से पहले क्या होता है ना कि भाई होटल के जितने भी स्टाफ थे ना, उसको भाई होटल के जो ओनर थे, उसकी वाइफ थे, उसको छुट्टी दे देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो लोग होटल के स्टाफ सब आते हैं तो देखते हैं कि वो लोग अलग कहीं और जाके सोए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है? उसका प्रिपरेशन शो कर रहा है कि भाई होटल के स्टाफ को छुट्टी दे देना, ठीक है, क्राइम के बाद कहीं और सोना, तो ये क्या है? उसके प्रिपरेटरी स्टेज को, प्रिपरेशन को शो कर रहे हैं, विच इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 6 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। चलो अब यहां तक तो भाई थोड़ा इजी था, थोड़ा क्या, बहुत इजी था, बस एक बार रटना था मोटिव और प्रिपरेशन, इसमें कुछ था नहीं। कंडक्ट थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, और इसके एक्सप्लेनेशन भी ट्रिकी हैं, लेकिन मैं श्योर हूँ कि एक बार इसको देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ तक तो हमको आई होप कि आप लोग को कोई दिक्कत ना हुआ हो। अगर कोई डाउट होगा तो सीधे यार मेरे को पूछ सकते हो, मेरा इंस्टा ID है, व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूँ, ठीक है। आराम से पूछना कि हाँ भाई इसमें दिक्कत है, तो मेरा भी कंसेप्ट और अगर होगा तो मैं क्लियर करूँगा और तुम लोग का भी कर दूंगा। चल देख, कंडक्ट क्या है? देखो कंडक्ट जो है वो क्या होता है? एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन होता है। कंडक्ट क्या है इस सेक्शन के अंदर? हेयर कंडक्ट मीन्स एन एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। क्या बात करता है? सेक्शन 6 का सब क्लॉज 2 बात करता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कि कंडक्ट कब सिग्निफिकेंस होगा, कंडक्ट का क्या सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे कंडक्ट का मतलब है एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। देखो यहाँ पे कंडक्ट दोनों तरह का बात किया गया है, ठीक है। कंडक्ट किस तरह का बात किया गया है? दोनों तरह का, प्रीवियस कंडक्ट भी और
सब्सिक्वेंट कंडक्ट भी, यानी कोई प्रीवियस कंडक्ट है या सब्सिक्वेंट क्राइम हो जाने के बाद उसके बाद का उसका जो कंडक्ट है उसको भी रेलिवेंट माना गया है। क्या है पहला इसका पॉइंट बोलता है कंडक्ट का, द कंडक्ट इज इन रेफरेंस टू फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। जो कंडक्ट होगा वो रिवॉल्व करेगा, वो इर्द गिर्द घूमेगा किसके, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के। और दूसरा क्या कहता है, द कंडक्ट इज सच एन इन्फ्लुएंस और इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। यानी जो कंडक्ट है या तो इन्फ्लुएंस किया है या इन्फ्लुएंस हुआ, किससे हुआ है, या तो इन्फ्लुएंस किया है या इन्फ्लुएंस्ड हुआ है, किसके द्वारा, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। देखो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस याद रखना, बस सिंपल सा है भाई, एकदम कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहला पॉइंट सीधा सीधा इसमें बोला कि प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट कब रेलिवेंट होगा। पहला कि भाई वो फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के इर्द गिर्द घूमते हुए रहना चाहिए, रिवॉल्व करते हुए रहना चाहिए। द कंडक्ट इज इन रेफरेंस टू फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। दूसरा कि जो कंडक्ट है या तो इन्फ्लुएंस किया हो या इन्फ्लुएंस्ड हुआ हो, ठीक है, किया हो और हुआ हो याद रखना, या तो इन्फ्लुएंस्ड किया हो या इन्फ्लुएंस्ड हुआ हो, किससे हुआ हो या किया हो, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट से, ठीक है। विवाद का विषय और सुसंगत तथ्य से वो इन्फ्लुएंस्ड है या इन्फ्लुएंस उसको किया हो तो वो वैसा कंडक्ट रेलिवेंट होगा, ठीक है। द कंडक्ट ऑफ फॉलोइंग, अब देखो क्या है कि किस व्यक्ति का कंडक्ट रेलिवेंट होगा, किस व्यक्ति का कंडक्ट रेलिवेंट होगा। देखो सिविल केसेस हैं, देखो केसेस क्या है, दो तरह के होते हैं, सिविल केसेस और क्रिमिनल, जो भी केसेस होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग। देखो सिविल केसेस में प्लेंटिफ, डिफेंडेंट और इन दोनों के एजेंट, ठीक है, इनका कंडक्ट रेलिवेंट होगा। सिविल केसेस में प्लेंटिफ, डिफेंडेंट और उनके एजेंट के द्वारा कंडक्ट जो भी होगा वो रेलिवेंट होगा। अब क्रिमिनल केसेस के बारे में बात करें तो क्रिमिनल केसेस में एक्यूज्ड, प्राइवेट कंप्लेनेंट और वैसा व्यक्ति जिसके अगेंस्ट क्राइम हुआ है, जिस यानी विक्टिम, ये तीनों का जो कंडक्ट है वो क्या होगा, रेलिवेंट होगा, ठीक है। सिविल केसेस में याद रखना प्लेंटिफ, डिफेंडेंट और उनके एजेंट, यानी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के एजेंट, इनका जो कंडक्ट होगा वो रेलिवेंट होगा। क्रिमिनल केसेस में एक्यूज्ड और विक्टिम और कोई प्राइवेट कंप्लेनेंट है तो उसका कंडक्ट क्या होगा, रेलिवेंट होगा, ठीक है। द कंडक्ट ऑफ ए पार्टी ओनली एडमिसेबल, ये क्या कहता है कि कंडक्ट ऑफ ए पार्टी इज ओनली एडमिसेबल। अब पार्टी हम लोग समझ गए, पार्टी कौन होगा, सिविल केसेस में कौन होंगे भाई पार्टी, कोई पूछेगा कि सिविल केसेस में कौन होंगे पार्टी, तो क्या बोलोगे कि वे सब प्लेंटिफ, डिफेंडेंट और उनके एजेंट सिविल केसेस में पार्टी होंगे। क्रिमिनल केसेस में कौन पार्टी होंगे, क्रिमिनल केसेस में एक्यूज्ड होगा, विक्टिम होगा और या तो कोई प्राइवेट कंप्लेनेंट है तो उसका कंडक्ट रेलिवेंट होगा। तो वही कह रहा है कि द कंडक्ट ऑफ अ पार्टी इज ओनली एडमिसेबल। तो पार्टी आप लोग समझ गए कौन कौन है पार्टी, ठीक है। इट मस्ट बी ब्रोन इन द माइंड दैट द कंडक्ट ऑफ पार्टी इज अलोन इज एडमिसेबल, ठीक है, सिर्फ कंडक्ट ऑफ ए पार्टी इज एडमिसेबल होगा। द कंडक्ट ऑफ ए पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द सूट ऑफ प्रोसीडिंग इज नॉट एडमिसेबल। कोई किसी का कंडक्ट जो किसी सूट ऑफ प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं है, पार्टी नहीं है, उसका बाय कंडक्ट एडमिसेबल नहीं होगा। द कंडक्ट ऑफ ए कॉन्स्पिरेटर हु वाज डेड एंड सो नॉट बी एन एक्यूज्ड एट द ट्रायल वाज हेल्ड इन एडमिसेबल, ठीक है। शार्दुल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में इसको कहा गया, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ यहां से है अगेंस्ट। अच्छा अब ये पूछ रहा कि कंडक्ट जो है किसके अगेंस्ट में एडमिसेबल होगा। हम लोग देख लिए कि कंडक्ट जो है
कब रेलिवेंट होगा प्रीवियस कंडक्ट एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट, तो दो क्राइटेरिया दिया गया है कि भाई अगर वो रिवॉल्व करता है फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्टर के इर्द गिर्द तो वो रेलिवेंट होगा। दूसरा बोला या तो इन्फ्लुएंस किया हो या इन्फ्लुएंस हुआ हो फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट से। अब बोले कि किसका कंडक्ट रिलेवेंट होगा, यानी पार्टी कौन है कंडक्ट के, तो बात किए कि हम लोग सिविल केसेस में अगर बात कर रहे हैं सिविल प्रोसीडिंग में तो प्लेंटिव डिफेंडेंट और उनके एजेंट का कंडक्ट रेलिवेंट होगा। अगर क्रिमिनल केसेस की बात कर रहे हैं तो एक्यूज्ड, प्राइवेट कंप्लेंटेंट और अगेंस्ट हुम जो क्राइम कमिट हुए हैं यानी विक्टिम का कंडक्ट रेलिवेंट होगा। हम लोग ये भी देखिए कि सिर्फ पार्टी जो का कंडक्ट ही एडमिसेबल होगा, ये पार्टीज जो हैं इन्हीं का कंडक्ट एडमिसेबल होगा, और किसी का कंडक्ट जो है अगर सूट के प्रोसीडिंग का वो हिस्सा नहीं है तो उनका कंडक्ट एडमिसेबल नहीं होगा। अब बात करता है किसके अगेंस्ट में एडमिसेबल होगा, एडमिसेबल होगा रेलिवेंट होगा ये समझ गए, लेकिन किसके अगेंस्ट में। ये क्या कहता है, द कंडक्ट ऑफ ए मैन इज एडमिसेबल ओनली अगेंस्ट हिम, यानी उन्हीं के खिलाफ होगा। ठीक है, द कंडक्ट ऑफ ए वन एक्यूज इज नॉट रेलिवेंट अगेंस्ट द को एक्यूज्ड। ठीक है, अब देखो भाई यहां तुम लोग को थोड़ा ट्रिक समझो। कंडक्ट क्या है, समझ में आ रहा है कंडक्ट क्या है? नहीं समझ में आ रहा है तो कंडक्ट ये समझो कि फॉर एग्जाम्पल ए नाम का व्यक्ति जो है, ए नाम का व्यक्ति वो एक्यूज्ड है किसी क्राइम के लिए। ठीक है, एक्यूज्ड है किसी क्राइम के लिए। ठीक है, तो ए अगर पुलिस आ रहा है तो वो भाग जा रहा है, एब्सकॉन्ड कर रहा है, या कोई चोरी उरी का सामान उसके पास, प्रॉपर्टी उसके पास रखा हुआ है। ठीक है, या फिर कुछ झूठ बोल रहा है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के कंसील कर रहा है, कुछ छुपा रहा है। ठीक है, या क्या बोलते हैं कोई भी तरह का ऐसा कार्य कर रहा है जो उसका कंडक्ट शो कर रहा है। अरे देखो क्या है, सिंपल सा कंडक्ट में अगर समझो कि भाई क्या होता है ना कि फिल्म में बहुत देखते हो कि भाई पुलिस पूछ रहा है, पूरा पसीना आ रहा है डर के मारे एकदम। ठीक है, कि भाई हम तो पकड़ा जाएंगे, हम ही क्राइम किए हुए हैं, डर रहा है। ठीक है, पुलिस का बात सुना भाग गया। ठीक है, कि अरे भाई पुलिस आ रहा है, वो भाग गया। तो ये क्या है, ये उसका कंडक्ट शो कर रहा है। ठीक है, क्या शो कर रहा है, कंडक्ट शो कर रहा है कि भाई वो भाग रहा है, ये कुछ बातें छुपा रहा है या फिर झूठ बात बता दे रहा है पुलिस को, ये उसका कंडक्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो ये उसका कंडक्ट ये ओनली एडमिसेबल अगेंस्ट हिम ही होगा ना। फॉर एग्जाम्पल कि हम भाग जा रहे हैं, कोई पुलिस आ रहा है पकड़ने के लिए कि कौन मर्डर किया है बी का, और हम उसी को सुनते हुए हम ए जो है हम भाग गए। ठीक है, तो ये मेरे अगेंस्ट में एडमिसेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई ये क्या कहा, देशराज शर्मा वर्सेस स्टेट में क्या कहा गया कि कंडक्ट ऑफ वन एक्यूज, फॉर एग्जाम्पल कि एक क्राइम कमिट हुआ है जिसमें बहुत सारे एक्यूज हैं। ठीक है, 2-3 एक्यूज्ड हैं उसमें, तो एक एक्यूज का कंडक्ट दूसरे एक्यूज को एक्यूज के लिए रेलिवेंट नहीं होगा। ये कहा गया देशराज शर्मा वर्सेस स्टेट में। ठीक है, कंडक्ट का एग्जांपल हम लोग समझ गए कि अगर ए एक्यूज्ड है किसी क्राइम को करने के लिए, फैक्ट क्या है कि भाई ए जो है वो भाग रहा है या चोरी का प्रॉपर्टी वो अपने पास रखा हुआ है। ठीक है, या फिर अटेम्प्ट कर रहा है कंसील करने का, कुछ छुपाने का, कुछ छुपाव पा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज क्या है, ये रेलिवेंट है उसके कंडक्ट के रिगार्डिंग। देखो इसमें केस था एम्परर वर्सेस ननुआ का केस था। ठीक है, इसमें एक औरत का लाश जो है क्या बोलते हैं मिलता है वेल में, कुआं में मिलता है। ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या है ना कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक जगह पे लेके जाता है, वहाँ पे क्या होता है कि उसके ऑर्नामेंट्स, लड़की के ऑर्नामेंट्स और कुछ कॉइन्स वाइन्स मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एक व्यक्ति जो है एन नाम का ननुआ जो है वो फिर उसको शुगर केन के फील्ड में लेके जाता है, वहाँ पे कुछ उस लड़की का सामान वामान मिलता है। ठीक है, और उसका तो ये सब क्या है, ये सब उसका कंडक्ट शो कर रहा है। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं केस में, एक बार तुम रीड आउट कर लेना है पॉज करके। ठीक है, वही बता रहा है कि भाई जब क्राइम कमिट हो गया, उसका लाश मिला कुआं से, उसके बाद क्या है कि उसको शुगर कैन फील्ड में लेके जाना या फिर उसके ऑर्नामेंट्स और उसके अमाउंट को, ये क्या है उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट शो कर रहा है। ठीक है,
क्या है, इन द ट्रायल ऑफ ऑल द फैक्ट ऑफ टेकिंग आउट द ऑर्नामेंट्स एंड हैंडिंग ओवर द पुलिस एंड फाइंडिंग आउट द क्लॉथ फ्रॉम शुगर कैन फील्ड गिविंग देम द पुलिस वेयर अलाउड टू बी एडमिटेड एज अ कंडक्ट ऑफ द एक्यूज्ड। ये क्या शो कर रहा है, कंडक्ट ऑफ द एक्यूज्ड शो कर रहा है, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। इन नगेसा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें क्या क्या है, इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट इफ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द एक्यूज्ड हिमसेल्फ द फैक्ट ऑफ his giving information is admissible against him as evidence of his conduct। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा प्रथम सूचना दिया जा रहा है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन FIR किया जा रहा है, ठीक है, तो ये उसका भी कंडक्ट शो कर सकता है कि भाई हम ही क्राइम किया और जाके FIR भी करवा रहे हैं, तो ऐसा कुछ है। अब देखो क्या कह रहा है, मियर एब्सकॉन्डिंग इज अ क्या कह रहा है कि मियर एब्सकॉन्डिंग के कारण हम लोग किसी को एक्यूज नहीं ठहरा सकते हैं, ठीक है, कि डर के भाग गया, ठीक है, वो जरूर क्राइम किया हो। अरे वीडियोस नहीं देखते हो, ठीक है, बहुत लोग ना इंस्टाग्राम पे ऐसे वीडियो डालते हैं ना कि अगर मैं वकील बन गई और कोई सवाल पूछा तो अगर एक्यूज्ड है हंसने लगा तो हम बोलेंगे हुजूर ये हंस रहा है, यही अपराध किया है। तो ऐसा नहीं है, वो उसका कंडक्ट ऐसा नहीं है कि आप कंडक्ट उसका मियर उसी ठीक उसी प्रकार भाई एब्सकॉन्डिंग के बेसिस पे किसी को एक्यूज नहीं ठहरा सकते हैं। तो देखो क्या है, इसमें कुछ केस लॉ इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। द रनिंग अवे ऑफ एन एक्यूज्ड जस्ट आफ्टर अकरेंस इज एविडेंस अगेंस्ट हिम। देखो कोई क्राइम कमिट होता है, कोई अपराध घटित हो गया और जो व्यक्ति वहां से भागा, तो ऐसा माना जा सकता है कि भाई वो एविडेंस है उसके अगेंस्ट में ही कि वो भाग रहा था भाई क्राइम कमिट होने। बट द एब्सकॉन्डिंग कैन नेवर बी प्रूव दैट द गिल्ट ऑफ एक्यूज्ड। बट जो एब्सकॉन्डिंग है, ठीक है, सिर्फ भाग जाना उसका वहां से, ये उस एक्यूज्ड को साबित नहीं करता है, उस व्यक्ति को गिल्ट साबित नहीं करता है कि वही उस क्राइम को किया हो। अ पर्सन थ्रू इनोसेंट में बी नर्वस एंड रन अवे। ठीक है, पर्सन जो है आदमी भाई नर्वस भी हो सकता है, भाई पुलिस दरोगा हम खुद देख लेते थे पहले बचपन में तो बहुत डर जाते थे, ठीक है, नर्वस हो जाते थे बहुत ज्यादा, तो नर्वस के कारण भी भाग सकता है। मटरू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा गया कि mere absconding of the accused cannot be fulcrum of a guilty mind in a murder case, but is it relevant as a piece of evidence to be considered along with the other evidence। mere absconding जो है वो आप किसी को एक्यूज साबित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि भाग गया इसके कारण वो एक्यूज है, ठीक है, वो एक एविडेंस है, ठीक है, रेलिवेंट पीस ऑफ एविडेंस है, बट उसको अदर एविडेंस के साथ उसको कॉर्पोरेट करेंगे और देखेंगे, ठीक है। इट्स वैल्यू वुड ऑलवेज डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। जो भी ये मियर एब्सकॉन्डिंग है उसका जो वैल्यू है डिपेंड करेगा सब फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द ईच केस। बिपिन कुमार मंडल वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल में ये कहा गया था। अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, दो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं इस सेक्शन में। इस सेक्शन में कहा गया द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट। ठीक है, इस सेक्शन में जो कंडक्ट शब्द का प्रयोग किया गया है ये स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं करता है, बयान इसमें इंक्लूड नहीं है कंडक्ट में, अनलेस, लेकिन कब इंक्लूड है, accompany and explain act other than statement, but this explanation is not affect the relevancy of a statement under any or other this section अधिनियम। देखो क्या है, सिंपल सा, स्टेटमेंट कब रेलिवेंट होगा ये याद रखो। पहला तो बोला कि भाई स्टेटमेंट रेलिवेंट नहीं है इस सेक्शन में, ठीक है, लेकिन कब रेलिवेंट होगा, पहला वो स्टेटमेंट किसी कंप्लेंट के रूप में हो तब, ठीक है, वो स्टेटमेंट किसी कंप्लेंट के रूप में हो। दूसरा, अ कंप्लेंट इज अ मेड विथ अ रिव्यू टू रिड्रेस और पनिश। ठीक है, वो कंप्लेंट हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि उस कंप्लेंट के बेसिस पे हमको कुछ लाभ मिल सके ये और उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिल सके, ठीक है, यानी हमको न्याय मिल सके और उस व्यक्ति जिसने मेरे खिलाफ में कोई कार्य किया है उसको सजा मिल सके। तीसरा इंपॉर्टेंट, वो कंप्लेंट किस व्यक्ति को करेंगे, ऐसे व्यक्ति को करेंगे जिससे वो हमको प्रोटेक्शन मिल सके। फॉर एग्जांपल पुलिस को कर दिए, पेरेंट्स को कर दिए, ठीक है, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे हमको प्रोटेक्शन मिलता हो,
ठीक है। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है कि भाई कंडक्ट जो इस सेक्शन में है इसमें बयान जो है, स्टेटमेंट है, वो रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, इंक्लूड नहीं करता है। लेकिन क्या कहा, स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं करता है, लेकिन स्टेटमेंट कब रेलिवेंट होगा? पहला, वैसा स्टेटमेंट किसी कंप्लेंट के फॉर्म में हो, यानी कंप्लेंट के फॉर्म में हो, ठीक है। दूसरा, कि ऐसा कंप्लेंट हम कर रहे हैं ताकि किसी व्यक्ति को सजा मिल सके या हमको लाभ मिल सके। और तीसरा, ऐसे व्यक्ति को कर रहे हैं जो कि हमको प्रोटेक्शन दे सके, लाइक पुलिस ऑफिसर, पेरेंट्स या एनी अदर पर्सन, जिससे हमको प्रोटेक्शन मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी का पूरा गला कटा हुआ है, ठीक है, गला कटा हुआ है, चोट लगा हुआ है भाई, पूरा खून से लथपथ है, रोड पे भाग रहा है कि भाई फलना व्यक्ति ने हमको मार दिया, भाई फलना व्यक्ति ने मार दिया, भागते भागते पुलिस स्टेशन जाता है, तो वैसा स्टेटमेंट रेलिवेंट हो जाएगा। क्यों? अब अपना ये 3 गो रूल है उसमें लेके आते हैं। क्या वो कंप्लेंट है? बिल्कुल कंप्लेंट है। भाग के उसको रिड्रेस और पनिशमेंट के लिए जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है कि भाई उसको पकड़ो, वो हमको मार रहा है। ऐसा व्यक्ति से असिस्टेंस लेने जा रहा है जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, यानी पुलिस के पास जा रहा है। तो ये तीनों पॉइंट में फॉल जब करेगा तब भाई ये देखो, तीनों पॉइंट को अपना बेस मान लो कि इसमें फॉल कर रहा है। अगर फॉल कर रहा है तो वो क्या होगा? स्टेटमेंट इंक्लूड हो जाएगा कंडक्ट में। अब देखो, इसको अच्छे से समझना एक केस के द्वारा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ कंप्लेंट टू बी रेलिवेंट शुड बी मेड ओनली टू अ पुलिस स्टेशन। क्या बोल रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि जो स्टेटमेंट दिया जाए, ठीक है, कंप्लेंट किया जाए, वो सिर्फ पुलिस स्टेशन में किया जाना होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अ कंप्लेंट मेड टू एनी पर्सन whom one as a naturally complain under the circumstances would be relevant। अगर ऐसा कोई कंप्लेन जो कि हम नेचुरली किसी पर्सन को करते हैं तो वो भी कंप्लेंट जो है रेलिवेंट हो जाएगा उस अंडर विच सर्कमस्टांसेस। क्या इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल, किसी का, लड़की का, बच्ची के साथ रेप कमिट हुआ और वो नेचुरली अगर घटना कोई घटित होगा तो वो अपने माँ बाप को बोलेगी कि ऐसा ऐसा मेरे साथ घटना हुआ है, ठीक है, तो वो भी क्या होगा? वो भी कंप्लेंट रेलिवेंट होगा इस सेक्शन के, इस एक्सप्लेनेशन में। एक केस था आर वर्सेस लिलीमैन। इसमें क्या होता है कि जो एक नौकरानी होती है, सर्वेंट होती है, उस पर रेप अटेम्प्ट होता है, ठीक है। तो नौकरानी जो है वो अपने मिस्ट्रेस को यानी मालकिन को जाके बताती कि देखिए ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना घटित हुआ है या फिर घटना का अंजाम होने वाला था, ठीक है। तो ये भी कंप्लेंट क्या है? ये भी रेलिवेंट होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा? रेलिवेंट होगा, क्योंकि नेचुरली क्या कह रहा है कि भाई नेचुरली हम लोग जिसको कंप्लेन करते हैं, नेचुरली जिसको कंप्लेन करते हैं वो भी क्या होगा? रेलिवेंट होगा। इससे रिलेटेड भाई देखो, सेक्शन ये इलस्ट्रेशन जे एंड के है, एक तुमको बता देते हैं, बाकी एक पढ़ लेना। द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज रेप्ड, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्या ए के साथ रेप हुआ है। द फैक्ट दैट शॉर्टली आफ्टर द कमिट ऑफ एलेज्ड रेप ए कंप्लेंट टू रिलेटिंग टू द क्राइम द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एंड द टर्म्स विच द कंप्लेंट में आर रेलिवेंट। देखो, घटना के तुरंत बाद ही ए ने जाके कंप्लेंट कर दिया, ठीक है, तो अंडर विच सर्कमस्टांसेस, जिस कर्म, तो वो रेलिवेंट होगा, ठीक है। अगर वो ए हैड बीन रेप्ड इज नॉट रेलिवेंट, कि वो बाद में अगर बताती है, ठीक है, तो वो रेलिवेंट नहीं होगा। या तो वो डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 26 सब क्लॉज ए में आएगा, या कोरबोरेटिव एविडेंस एज पर द सेक्शन 160 के रूप में यूज किया जाएगा। कुछ है नहीं भाई इसमें यार, क्या बोलूं। एक्सप्लेनेशन जे एंड के इसमें एक बार पढ़ लेना यार। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलिवेंट, एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम और इन प्रेजेंस एंड हियरिंग विच अफेक्ट सच कंडक्ट इज रेलिवेंट। इस एक्सप्लेनेशन 2 क्या है भाई, तुम लोग को समझा देते हैं, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम कहीं पे खड़े थे और मान के चलो हम किसी व्यक्ति का मर्डर किए हुए थे और खड़े थे चुपचाप, उधर से सी दौड़े दौड़े आता है, बोलता भाई जानता है क्या है, पूरा एसपी डीएसपी आ रहा है, लगता है उसको सबूत मिला है या कोई एविडेंस मिला है, जो मर्डर किया उसको पकड़ने के लिए आ रहा है। उतना सुनते ही हम भाग जाते हैं वहाँ से,
ठीक है, दौड़े लगते हैं कि अरे भाई आप तो भाई पकड़ा आए, हम भागे यहाँ से, हम साला शहर छोड़ के भाग जाएंगे, गांव छोड़ के भाग जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कंडक्ट जो है हमारा रेलिवेंट होगा। ठीक है, यही बात किया एक्सप्लेनेशन 2 में। किसी और का बात सुन के, थर्ड पर्सन का बात सुन के, जो पर्सन है उसका अगर कुछ कंडक्ट में होता है तो ये रेलिवेंट होगा। इलस्ट्रेशन देखो, द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी। क्वेश्चन क्या है, क्या ए रॉब्ड बी किया है। द फैक्ट दैट आफ्टर बी वॉज रॉब्ड सी said A presents, the police are coming to look for the person who robbed B, that the immediately after A ran away are relevant। ठीक है, वही बात है कि भाई क्या A रॉब किया है B को, C कहता है A के प्रेजेंस में कि पुलिस आ रहा है, जो रॉब किया है उसको पकड़ने के लिए। A इतना सुनता है, A भाग जाता है, तो ये रेलिवेंट होगा। एक केस है भाई बाई खतीजा वर्सेस स्टेट AIR 1937। अगर अभी तक देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब एंड लाइक और कमेंट करना भाई कैसा लगता है वीडियो हमारा। ठीक है, द क्वेश्चन वॉज वेदर ए मर्डर्ड बी। ड्यूरिंग द इंक्वायरी वन सी सेड इन द प्रेजेंस ऑफ ए द सब इंस्पेक्टर इज कमिंग टू अरेस्ट द मैन हु वॉज मर्डर्ड बी। हियरिंग द सी रन अवे। वही बात है भाई कि सब इंस्पेक्टर आ रहा है पकड़ने के लिए, इतना सुनते ही भाई भाग जाता है, तो ये रेलिवेंट हो जाएगा। जी और एच इससे रिगार्डिंग ये है, क्या बोलते हैं, इलस्ट्रेशन है, एक बार तुम लोग रीड कर लेना। एक केस है, इसमें इंपॉर्टेंट केस हो सकता है, क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला। ये इसमें भी इंपॉर्टेंट है और डैंग डिक्लेरेशन में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी कवर कर दे यार डैंग डिक्लेरेशन, अभी पढ़ लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है तो पढ़ लेते हैं। एक अब्दुल्ला नाम का व्यक्ति था जिसपे एक मर्डर ऑफ ए यंग गर्ल का आरोप लगा हुआ था। लड़की का नाम था दुलारी। ठीक है, जो कि 15 से 20 साल के बीच में थी। जो लड़की थी वो प्रोस्टिट्यूट थी। ठीक है, और जब वो सो रही थी, मतलब सुबह के टाइम पे होगा, 4 बजा होगा, मतलब कि सफिशियंट लाइट था जिस समय किसी को हम पहचान सकते हैं, देख सकते हैं किसी का चेहरा। उस समय उस पर अटैक होता है और उसका गला काट दिया जाता है। ठीक है, और वो अपने आप को बचाने का कोशिश भी करती है, जिसके कारण उसका हाथ वाथ पे भी इंजुरी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद उसको पुलिस स्टेशन, उसके बाद वहाँ से हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वहाँ पे फिर कोतवाल, डिप्टी मजिस्ट्रेट एंड असिस्टेंट सर्जन उससे बार बार जो है वो जानने का नाम कोशिश करता है कि भाई किसने ये हाल किया तुम्हारा। ठीक है, तो वो अपना मूड़ी वूड़ी हिलाने लगती है लड़की, तो जिसके कारण जो है वो भाई डॉक्टर बोलता है कि नहीं नहीं मूड़ी नहीं हिला सकता है। तो एक रास्ता निकलता है कि भाई अगर हम लोग नाम लेंगे तो तुम क्या करना, एफर्मेटिव साइन करना या निगेटिव साइन करना हाथ से अपने एल्बो। और उसकी मदर जो है उसके एल्बो को सपोर्ट करती है और बोलती है कि हर मदर देन सपोर्टेड हर एल्बो एंड दस आंसर द क्वेश्चन इन निगेटिव एंड अफर्मेटिव साइंस ऑफ हर हैंड, अपने हाथ से। ठीक है, मजिस्ट्रेट जो है वहाँ पे मौजूद सबके सामने क्वेश्चन करता है, क्या वो इस्माइल था, तो वो क्या निगेटिव साइन करती है। क्या वो अकबर खान था, क्या वो हुसनैन था, क्या वो खुदा बख्श था। ठीक है, वो बार बार सबका नाम लेता है लेकिन वो निगेटिव साइन करती है। लेकिन जैसे ही उसने बोला कि क्या वो भाई अब्दुल्ला था, भाई वो अफर्मेटिव साइन करती है। ठीक है, कि हाँ हाँ यही था, मतलब कि इशारा करती है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछने के बाद वो अब्दुल्ला को ही ये करती है। ठीक है, कि अब्दुल्ला ही मेरा ये रेजर से गला वाला कट किया है, और तीसरे दिन वो मर जाती है। ठीक है, तीसरे दिन मर जाती है। बहुत बड़ा विवाद हुआ इसके बाद। विवाद ये हुआ कि जो मेजोरिटी ऑफ जजेस थे वो कहते हैं कि भाई ये तो डैंग डिक्लेरेशन है अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, मेजोरिटी जज बोले कि ये डैंग डिक्लेरेशन है। और सेक्शन 8 जो है, जो उस समय बात करता था कंडक्ट और प्रिपरेशन और मोटिव, ये क्या बोलते हैं, एप्लीकेबल नहीं है अंडर दिस सर्कमस्टांसेस। बट एक जज थे महमूद जस्टिस, उन्होंने कहा कि भाई ये जो है वो रेलिवेंट है अंडर सेक्शन 8 बट सेक्शन 32 के अंदर नहीं है। तो ये दोनों जगह इंपॉर्टेंट है, दोनों जगह इस केस को लिख सकते हो भाई। ठीक है, फुल बेंच का था ये। और इसमें अफर्मेटिव साइंस को क्या माना गया था कि वेदर द अफर्मेटिव साइंस ऑफ द हैंड ऑफ अ डिजीज मेज्ड इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन पुट हर वेर रेलिवेंट अंडर सेक्शन 8
ऑफ अ कंडक्ट और इंजर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 2 ऑफ अ डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, कंडक्ट में रेलिवेंट होगा या डाइंग डिक्लेरेशन में रेलिवेंट होगा। तो आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, नहीं आया होगा तो 2 बार वीडियो देख लेना, फिर भी नहीं आया तो कमेंट करना, या फिर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे नंबर दे देता हूँ। ठीक है, 8540819125। ठीक है, कॉल नहीं करना, सिर्फ व्हाट्सएप करना। चलो, बाकी वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, महाकाल के नाम पे ठोक दीजिए लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू सो मच।